अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की। अब इसके जो मेन दो कॉजेज़ देखे गए जिसमें से मोस्ट कॉमन है वो है थ्रोम्बोसिस। एंड थ्रोम्बोसिस किसकी वजह से हो? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो कि जब एथेरोस्क्लेरोसिस ने बेसिकली रेटिनल आर्टरी की भी इन्वॉल्वमेंट करा दी हो तो 75% ऑफ टाइम यही देखा जाता है कि उसमें भी रेटिनल आर्टरीज में भी थ्रोम्बोसिस बनने लग जाती है। एंड जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म अगेन कहाँ से हो सकता है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हो वो या तो कैरोटिड आर्टरी या एओर्टिक आर्च या कार्डियक मतलब हार्ट के लेवल पे बना हुआ, वहाँ से फिर एम्बोलाय कर जो एम्बोला है वो निकल के उधर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को क्लूड कर दे। तो ये तो इसकी मेन कॉजेज देखी जाती हैं। एम्बोलाय किस किस टाइप्स के हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाय विच आर कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल फ्री क्रिस्टल्स, जो कि अगेन कहाँ से हमको अराइज करते हैं? कैरोटिड आर्टरी के लेवल से अराइज करते हैं। प्लेटलेट फिब्रिन एम्बोलाय जो कि अगेन कैरोटिड आर्टरी के लेवल से अराइज करते हैं। और कैल्सिफिक एम्बोलाय जो कि यूजली हार्ट की वेल्व से अराइज करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में कि देर इज़ मोनोकुलर यानी एक आँख, सडन सिवियर पेनलेस लॉस ऑफ विजन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या कहते हैं, एक कंडीशन होती है जिस नोन एज अमोरोसिस फ्यूगेक्स। अमोरोसिस फ्यूगेक्स में क्या देखा जाता है कि बिफोर डेवलपमेंट ऑफ सडन सिवियर पेनलेस लॉस ऑफ विजन देर आर समटाइम्स प्री मॉनिटरी एपिसोड्स ऑफ ट्रांजिएंट पेनलेस मोनोकुलर लॉस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस की। बेसिकली होता ये मेन सिम्टम क्या है CRAO का? मेन सिम्टम ये है कि एक आँख की क्या कहते हैं पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाएगी और बहुत सीवियर होगी और एकदम होती है। लेकिन कुछ केसेस में इस तरह भी देखा जाता है कि जो भी अफेक्टेड आई है उस अफेक्टेड आई में क्या होगा कि एक दिन में कभी कभार कुछ एपिसोड्स आएंगी कि एकदम से 15 मिनट के लिए उसमें से विजन चली गई या 20 मिनट के लिए विजन चली गई, तो वो ट्रांजिएंट प्री मॉनिटरी एपिसोड्स आएंगी पेनलेस मोनोकुलर लॉस ऑफ विजन की। एंड देन ओवरऑल मेन जो सिम्टम होता है वो यही होता है कि मोनोकुलर पेनलेस लॉस ऑफ विजन हमको मिलता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में। अब इसके साइंस क्या होते हैं जो साइंस हमको याद रखने होंगे? एक तो विजुअल एक्विटी है जो वो बहुत ज़्यादा ही गिरी हुई होती है। इट इज़ अप टू काउंटिंग फिंगर्स या टू परसेप्शन ऑफ लाइट, जो कि 90% ऑफ द केसेस में देखी जाती है, जिस तरह हमको स्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में मिल रही थी। यहाँ पे भी जस्ट लाइक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो रिलेटिव एफरेंट प्यूपिल डिफेक्ट है वो बहुत प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होता है। हमको फंडोस्कोपी में क्या नज़र आता है? जो रेटिना मिलता है उसकी पेल वाइटिश सी अपीयरेंस मिलती है, इन्होंने दिखाई भी है। दिस पेल वाइटिश अपीयरेंस ऑफ रेटिना इट इज़ ड्यू टू द ओपेसिफिकेशन ऑफ योर रेटिनल नर्व फाइबर एंड द गैंग्लियोनिक सेल लेयर। चेरी रेड स्पॉट नज़र आता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चेरी रेड स्पॉट क्या नज़र आता है हमको? ये सेंटर ऑफ द मैकुला के लेवल पे ये चेरी रेड स्पॉट नज़र आता है। उसके अलावा याद रखना होगा साइंस में कि देयर विल बी मार्क्ड नैरोविंग ऑफ द रेटिनल आर्टरीज एंड माइल्ड नैरोविंग ऑफ द रेटिनल वेन्स, के जो रेटिनल आर्टरीज होंगी वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुई होंगी, उनकी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई होगी कंपेयर टू रेटिनल वेन्स। कैटल ट्रैकिंग एक साइन होता है जो कि रेटिनल वेन में मिलता है, लेकिन वो अगर ना भी आता तो खैर है। ये देखा गया कि जो रेटिनल ओपेसिफिकेशन होती है दे यूजली रिजॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स। कुछ पेशेंट में अराउंड क्या कहते हैं 33% ऑफ द केसेस में हमको ये इस तरह की फाइंडिंग मिलती है कि हमको पेटेंट सिलियो रेटिनल आर्टरीज मिलती हैं विच आर सप्लाइंग सम और ऑल ऑफ द पेपिलोमैकुलर बंडल के। बेसिकली इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि जो सिलियो रेटिनल आर्टरीज हैं वो भी पेटेंट हैं, यानी वो ब्लड सप्लाई दे रही हैं। किसको सप्लाई दे रही हैं? जो मैकुलर एरिया उसको सप्लाई कर रही है। इसीलिए हमको ये आसपास ये जो नज़र आ रहा है रेटिना वो ओपेक नज़र आ रहा है ड्यू टू सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। लेकिन जो ये वाला रेटिना ये बेसिकली रेटिना का नॉर्मल कलर हमें नज़र आ रहा है एंड इट इज़ नॉर्मल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम सिलियो रेटिनल आर्टरी सप्लाइंग द मैकुलर एरिया। वरना हमको अगर ये भी पेटेंट नहीं होती तो हमको किस तरह की अपेयरेंस मिलती? बिल्कुल इस तरह की अपेयरेंस मिलती कि बिल्कुल ही पेल वाइटिश अपेयरेंस होती रेटिना की, लेकिन सिर्फ हमें सराउंडिंग में यहाँ नज़र आ रही है। पेल वाइटिश अपेयरेंस मैकुला के लेवल पे नहीं नज़र आ रही। 20 to 40% केसेस में हमको कभी कभी फंडोस्कोपी पे ही रेटिनल एम्बोलाई भी नज़र आ जाता है। एंड देन हमको एट्रोफिक चेंजेस मिलती हैं। वो एट्रोफिक चेंजेस क्या होते हैं कि ड्यू टू ऑक्लूजन आर्टरी क्या कहते हैं एट्रोफी करने लग जाएगी। एट्रोफी में ये होता है कि आर्टरी जो है इट बिकम्स थ्रेड लाइक, बिल्कुल धागे की तरह पतली हो जाती है आर्टरी, जो कि उन्होंने यहाँ पे एक शायद दिखाई भी है। ये वाली आर्टरी का आई बिलीव ये एट्रोफिक चेंज हो चुकी है, इट इज़ नॉट एज थिक कम्पेयर टू दिस वन। तो ये कुछ इसके साइंस है जिसमें से हमने विजुअल एक्विटी वाला याद रखना होगा, प्यूपिलरी डिफेक्ट वाला याद रखना होगा, चेरी रेड स्पॉट पता होना चाहिए, पेल वाइटिश अपीयरेंस ऑफ रेटिना पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मार्क नैरोइंग ऑफ रेटिनल आर्टरीज एंड माइल्ड नैरोइंग ऑफ रेटिनल वेन्स। तो ये मतलब ये कुछ 5-6 साइंस हैं जो कि हर हाल में याद रख लेने। इन्वेस्टिगेशन में हम कौन कौन सी कराते हैं? OCT कराते हैं जिसके थ्रू हम एम्बोलिक प्लाक को देख सकते हैं विच इज़ यूजली प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड। फंडस फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी कराते हैं और हम इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम कराते हैं। ERG में हमको डिमिनिश्ड बी वेव नज़र आती हैं। अब इसकी प्रोग्नोसिस क्या देखी गई है? प्रोग्नोसिस डिपेंड्स अपॉन कि कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कितना डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एंड कितने टाइम पीरियड के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि ये देखा गया है कि इरिवर्सिबल डैमेज टू न्यूरल टिश्यूज इट ऑकर्स आफ्टर ऑक्लूजन ऑफ 90 मिनट्स।
तो दीज थ्री फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द प्रोग्नोसिस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की? नियोवैस्कुलराइजेशन, नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा और ऑप्टिक एट्रोफी। इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये लिखा गया कि इट इज़ अ ऑकुलर इमरजेंसी। एंड इसमें होता क्या है, इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है कि सबसे पहले, क्योंकि ये मोनो ऑकुलर ही होते हैं, एक आंख को इफेक्ट करता है, तो उसका क्राइटेरिया ये रखा गया है कि सबसे पहले वी शुड ट्रीट द अफेक्टेड आई विद इन द 24 आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड देन वी शुड प्रोटेक्ट द अदर आई बाय ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज, जो कि यूजली एथेरोस्क्लेरोसिस ही होता है। ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करना होगा इमीडिएटली बाय क्या कहते हैं, प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, जिसमें हमारे पास आ जाती है एसिडाजोलामाइड, जो कि हम 500 ग्राम इंट्रावीनसली स्टैट देते हैं, फॉलोड बाय 250 मिलीग्राम्स 4 टाइम्स अ डे फॉर 24 आवर्स। यानी इनिशियली स्टैट हम 500 ग्राम्स उसको आईवी इंजेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एवरी गैप ऑफ 6 आवर्स हम 250 मिलीग्राम एसिडाजोलामाइड उसको देंगे। फॉर टाइम पीरियड ऑफ 30 to 60 मिनट्स हम क्या करेंगे, हम मैनेटॉल 20% देते हैं अगेन इंट्रावीनसली, 1.5 to 2 ग्राम पर केजी की डोज में देते हैं इसको। एंड लास्टली हम पैरासिंथेसिस करा सकते हैं एंटीरियर चैम्बर की बाय 27 गॉश नीडल थ्रू द लिम्बस। यूजली ये नहीं होती, ज़्यादातर ये दो क्या कहते हैं याद रखनी होगी, एसिडाजोलामाइड इसकी डोज के साथ एंड मैनेटॉल इसकी डोज के साथ। ऑकुलर मसाज करा सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली आंखों को बंद करके, या जो अफेक्टेड आई है उसको बंद करके जो आईलिड्स हैं उनको मसाज देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स, ताकि जो इम्बुला है वो डिस्लॉज हो सके और जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो रिड्यूस हो सके। सब लिंगुअली आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दे देते हैं 10 मिलीग्राम की डोज में, ताकि अगेन उससे यही हो कि सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाए एंड जो इम्बुला है वो डिसलॉज हो जाए। एंड लास्टली, नॉट लास्टली, उसके अलावा हम ब्रीदिंग ऑफ हाई ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जिसमें हम 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर यूज़ करते हैं टू रिलीव द वेजोस्पाज्म। स्टेरॉइड्स में हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं 1 ग्राम अगेन इंट्रावीनसली टू रिड्यूस द रेटिनल एडिमा। एंड लास्टली अगर तो हमको फंडोस्कोपी पे ऑक्लूडिंग एम्बुलाए जो है वो नज़र आ जाए, तो हम क्या कराते हैं, हम फिर उस एम्बुलाए को लेज़र के थ्रू, डायरेक्टली उस एम्बुलाए को लेज़र के थ्रू हम क्या कहते हैं वो तोड़ देते हैं या उसको रिमूव करा देते हैं कि ट्रांसल्यूमिनल एनडी यैक लेज़र एम्बोलिसिस स्लैश एम्बोलेक्टमी, एंड इट्स ओनली डन क्या कहते हैं व्हेन द ऑक्लूडिंग एम्बुलाए इज़ विजिबल। तो ये इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स थी जो कि हमने याद रखनी होगी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन इज़ इंपॉर्टेंट, इसकी साइंस पता होनी चाहिए एंड इसकी इन्वेस्टिगेशंस के नाम आने चाहिए एटलीस्ट, और जो ट्रीटमेंट है ये इसको सही पता होनी चाहिए। तो आई होप प्लीज़ समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।